गुड मॉर्निंग क्लास 7 हिंदी ग्रामर में कल आपने अध्ययन किया था अध्याय 5 संधि। संधि के अर्थ, संधि की परिभाषा, संधि के भेद और दीर्घ स्वर संधि के विषय में भी आपने पढ़ा था। आज इस वीडियो के माध्यम से हम अध्ययन करेंगे गुण स्वर संधि और वित्त स्वर संधि। गुण स्वर संधि का नियम क्या होता है और वित्त स्वर संधि का नियम क्या होता है, किस प्रकार से इनके नियमों के अनुसार वर्ण परिवर्तित होते हैं और नए वर्ण बनते हैं, चाहे वो मात्रा रूप में बने चाहे फिर व्यंजन रूप में बने, और बन करके कैसे नए शब्द बन जाते हैं। और इसी प्रकार वृद्ध स्वर संधि में भी कैसे नियम होता है, किस प्रकार से नए वर्णों में विकार उत्पन्न होता है, कैसे नए वर्ण बन के कैसे नए शब्द बनते हैं। तो इन सब के विषय में हम आज इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम अध्ययन करेंगे गुण स्वर संधि का। गुण स्वर संधि का नियम क्या होता है, इसके विषय में अध्ययन करेंगे। गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि, ठीक। अब इसका नियम होता है कि जब आ के बाद ई आए तब आ मिल और ई मिलकर ए हो जाते। कहने का क्या ये है कि इसका एक नियम है कि गुण स्वर संधि का पहला नियम में हम जानते हैं, ये बता रहा है परिभाषा में कि जब आ ह्रस्व आ और दीर्घ आ के बाद, ह्रस्व आ और दीर्घ आ जिसको कहते हैं छोटा और बड़ा सरल भाषा में, तो उसके बाद जब हम ह्रस्व ई और दीर्घ ई आ जाए, यानी छोटी ई या फिर बड़ी ई आ जाए, तो आ और ई मिलकर क्या हो जाते हैं, ए स्वर में परिवर्तित हो जाता है। ए स्वर में परिवर्तित हो जाता है, मतलब ए की मात्रा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, जैसे हम मान लीजिए कहाँ पर आ लिख दिया, ह्रस्व आ और ह्रस्व ई लिखे। अब इसका कहने का क्या है कि ये दोनों जब का योग होता है, जब ये यौगिक होते हैं, इनका यौगिक हो जाता है, ये मिल जाते हैं दूसरे में संयुक्त होकर के, तब क्या बन जाते हैं, ए के रूप, ए स्वर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ए स्वर दोनों मिलकर के, मतलब ये संयुक्त स्वर। इसका कहने का क्या ये है, ये संयुक्त स्वर ए हो जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए दीर्घ आ है और ह्रस्व ई है, तब भी दोनों का योग क्या होगा, ए, दोनों का योग ए होगा। यदि आ है और दीर्घ ई है, ह्रस्व आ है दीर्घ ई है, तभी इसका योग क्या हो जाता है, ए हो जाता है। मान या फिर दीर्घ आ है और दीर्घ ई है और इसको का योग करेंगे तभी ए ही होगा। ओके, तो यहाँ से प्रत्येक स्थिति में स्वर, ऐसे स्वरों का संयोग जब हो तो वहां पर आ और ई ये मिल करके क्या हो जाते हैं, ए हो जाते हैं। ठीक, मतलब ए स्वर में परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसे कोई शब्द आए, जैसे दीर्घ स्वर के आखिरी पद को आपने देखा था और पहले दूसरे पद के पहले वर्ण को देखा था, पहले पद के आखिरी वर्ण देखा था, दोनों को
जोड़े थे तो वहाँ पर जो विकार उत्पन्न हो रहा था, जो परिवर्तन हो रहा था, तो वहाँ पर उसको जोड़ने पर वो मात्रा के रूप में प्रयुक्त हो जाता था। क्योंकि स्वर जो होता है, जो मध्य में जब इसका प्रयोग होता है तो मात्रा रूप में इसका प्रयोग हो जाता है। ठीक है, इसी को प्रक्रिया को संधि कहते हैं, दो वर्णों को जोड़ने का। ठीक, तो यहाँ पर देख लेते हैं, मान लीजिए सुर, धन, इन। ठीक, तो यहां पर क्या हो गया, ये रा है और ये क्या है, ये भी है। ठीक, तो यहाँ पर क्या आपने क्या है, पहले भी कल आपको बताया था कि किसी भी व्यंजन में क्या होता है कि आ स्वर, अगर केवल व्यंजन है तो उसमें आ स्वर विला होता है, संयुक्त होता है, तभी वो स्वर पूर्ण रूप से उच्चारित हो पाता है। क्योंकि ये स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं। अगर कोई मात्रा लगे तो उस स्वर को हम जान लेकर केवल खाली है तो केवल, तो इसका मतलब है कि हास्य स्वर है। अब दूसरे पद के पहले वर्ड पे जाते हैं तो यहाँ पर ई है, अब इसको दोनों को जोड़ दिया तो ए बन गया। ठीक, क्या बन गया, ए बन गया। हम इसको लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन समझाने के लिए आपको इस प्रकार प्रक्रिया कर रहे हैं। तो यहाँ पर आ है, ये है, दोनों को जोड़ा तो यहाँ पर क्या बन गया, सुरेंद्र। ठीक, क्योंकि जब इसको ये आकर के इसमें मिल गया और आगे मिल गया तो ये ए आ गया, तो यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो ई इसको नहीं लिखेंगे और रा पर ए की मात्रा के रूप में प्रयुक्त कर देंगे इसे यहाँ पर। तो जो ए आ रहा मात्रा में प्रयुक्त हो गया तो ये हो गया स्वर। इसी कहते हैं, इस प्रक्रिया को गुण स्वर संधि कहते हैं। जहाँ पर एक मात्राओं का योग होता है मध्य में, वहां पर गुण स्वर संधि हो जाता है। ठीक, जहाँ पर दो मात्राओं का योग होता है वहां पर वृद्धि स्वर संधि हो जाता है। लेकिन हम गुण स्वर संधि पहले अध्ययन कर रहे हैं। एक और उदाहरण देख लेते हैं, नर, धन, ई। यहां से क्या है, आ है और क्या है, दूसरा चरण में क्या है, बड़ी ई है, यानी दीर्घ ई। तो आ और ई प्रत्येक स्थिति में हमने आपको बताया था कि ए ही आएगा। ठीक, तो यहाँ पर ये देख रहे हैं, तो यहाँ पर ए आया और ए आने के बाद क्या हो जाएगा, फिर दोनों मिला, ए आ गया, इसको जोड़ने पर ए आ गया। अब ए को क्या करेंगे, मात्रा प्रयोग कर देंगे, बस नरेश हो गया। ठीक, तो ये ऐसे ही वर्णों में नए विकार उत्पन्न होकर के जो दो शब्द होते हैं उनको एक में जोड़ करके संक्षिप्त कर लेते हैं और छोटा करके एक आगे प्रयुक्त कर लेते हैं। जहाँ दो शब्द थे वहीं पर हम एक शब्द में से प्रयोग कर लेते हैं मिला करके, इसी प्रक्रिया को समझ लेते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं इसका एक दूसरा नियम क्या होता है कि जब, दूसरा नियम इसका है, जब आ के बाद उ आए, तब आ और हंसुई और दीर्घ ई, सॉरी, हस उ और दीर्घ उ मिलकर ओ हो जाते हैं, ओ हो जाते। यानी कि आप इसका नियम में क्या बता रहा है कि जब आ के बाद उ स्वर आ जाए तो वहां पर आ और उ मिलकर के ओ हो जाते हैं। पहले यहाँ ई की बात किया गया, दूसरे में क्या किया जा रहा है, उ का बात किया जा रहा है। यानी कि जब आ के बाद यदि अगर उ वर्ण स्वर आए
ऊ वर्ण स्वर आए तो आ ऊ को योग करने पर वो ओ बन जाता है, ओ बन जाएगा। ठीक, हाँ, ये दीर्घ आ है, उसके बाद जब हस्व आ है तब ये ओ बनेगा। इसी प्रकार से जैसे पहले नियम में यदि दीर्घ आ है और दीर्घ ऊ है तब भी क्या बनेगा, तो स्वर के ऐसे प्रत्येक परिस्थिति में ओ का निर्माण होगा। यानी कि आप बस ये देखिए, चाहे स्वर हो ओ, चाहे हस्व हो, चाहे दीर्घ हो, दीर्घ स्वर हो, उन दोनों को सहयोग से, योग से वो ओ ही बनेगा। चाहे दीर्घ आ हो तो चाहे हस्व आ हो, उसके बाद चाहे दीर्घ ऊ हो चाहे हस्व ऊ हो, दोनों का संयोग जब होगा तो ओ बनेगा। ठीक है, तो ये दूसरा नियम। इसीलिए इन दोनों गुण स्वर संध में ऐसे ही गुण अगर आते हैं आपको मिलते हैं तो आप समझ जाएंगे एक गुण स्वर संध है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक उदाहरण देख लेते हैं। हित धन उपदेश, ठीक, नियमानुकूल आएगा, ये समझ जाइए तो तुरंत जान जाइए कि गुण स्वर संध है। तो आपने देखा ये व्यंजन है तो यहाँ आ हो गया और दूसरे पद के पहले वर्ण में ये ऊ हो गया। देख रहे हैं नियम भी यहाँ पर दिया जा रहा है, तो आ ऊ का ओ हो गया, हमने ऊपर ये मात्रा लग गया। अब इसको जब जोड़ेंगे तो ये दोनों जब मिल गए तो ओ बने। अब ओ का क्या होगा, इसको जब हम जोड़ देंगे तो सीधा स्वर को प्रयोग कर देंगे मात्रा के रूप में। तो जहाँ पर मात्रा का प्रयोग हो रहा है वहां पर हमने इसका प्रयोग कर दिया और ये बन गया ये दो उपदेश। ठीक, जो हित की बात की जाए, जो हित की शिक्षा हो तो उपदेश कहते हैं। एक और हम देख लेते हैं उदाहरण को। गंगा धन उदक, गंगा धन उदक हो गया। दोनों को आप वर्णों को देखिए, यानी कि पहले पद का अग्रिम वर्ण और दूसरे पद का प्रथम वर्ण। तो यहाँ पर अब यहाँ पर क्या है, ये स्वर व्यंजन तो है लेकिन इसमें आ की मात्रा लगी हुई है। तो मात्रा को मात्रा के रूप में ये समझ गए, इसमें क्या है, दीर्घ आ है, आ की बड़ी आ का मात्रा लगा तो यहाँ पर दीर्घ आ लिखा जाएगा, दीर्घ आ हो गया। इसका मतलब दीर्घ आ की मात्रा लगी है बड़ा आ की, तो यहाँ पर गा पर हमने आ बड़ा आ का लिखा, योग किया, जोड़ा, लिखा। उसके बाद क्या है, दूसरे पद में दोनों को हम जब संयोग कर दिया यहाँ की वो ही बनेगा। तो ये क्या बन जाएगा, गंगोदक, ये बन जाएगा गंगोदक, गंगोदक। ठीक, गंगोदक बन गया, गंगा का पानी। ठीक, तो यहाँ पर इस प्रकार से हमने दो उदाहरण को प्रस्तुत किया। श्यामपट पे आप लोग, हमें उम्मीद है बिल्कुल आप समझ गए होंगे इस प्रक्रिया को, कि ऐसे जब वर्ण हम मिलते हैं योग होता है और जो विकार उत्पन्न होता है उन्हीं प्रक्रिया को कहते हैं। तो इसके बारे में आप लोगों की जानकारी प्राप्त करनी है। अब इसका एक नियम अभी और होता है, इसके एक नियम में हम आपको और बताते हैं। इसका एक नियम गुण स्वर संध के तीसरे नियम के विषय में अध्ययन करते हैं। तो गुण स्वर संध का तीसरा नियम क्या होता है, गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि का तीसरी पहचान या तीसरा नियम क्या होता है कि जब आ यानी हस्व और दीर्घ आ के बाद री स्वर वर्ण आगत हो आए तब आ यानी हस्व और दीर्घ आ और री स्वर मिलकर मिलकर
अर हो जाते, क्या हो जाते हैं, अर हो जाते हैं। यहाँ पर होम लगेगा क्योंकि जो रा है वो आधा है। ठीक, तो यहाँ पर कहने का क्या है कि आ हस्त स्वर या दीर्घ आ स्वर के बाद री स्वर वर्ण आता है, दोनों का जब योग हो जाए तो वो क्या आर में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे आ और री का योग क्या होगा, आर होगा, ये हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक, दीर्घ आ और री का योग भी आर ही होगा। ठीक, तो इस प्रकार से ये क्या है, ये तीसरा नियम है। और हस्व और दी के बाद आर और हस दीर्घ और दी के बाद आर ही होगा। ओके, ठीक, तो यहाँ पर एक उदाहरण दे लेते हैं। मान लीजिए सप्त, सप्त धन ऋषि। ठीक, सप्त धन ऋषि, सात ऋषि जो ब्रह्मा के नेत्रों से और मन से पैदा हुए थे, सात ऋषि। ठीक है, तो सात ऋषि एक योग है। तो अब जिसको हम सब ऋषि अलग अलग कर दिए हैं, इसको जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ ताम में हम जो पूर्व की तरीके से इसमें नियम हम देखेंगे। और तीसरे द्वितीय पद में भी है, तो ये नियमानुकूल तीसरा नियम है, आ भी आ रहा है, तो यहाँ पर आ हो रहा है। अब लेकिन इसको हम लिखेंगे कैसे, कैसे प्रदर्शन कर, देवनागरी में कैसे इसका प्रयोग होता है, कैसा प्रयोग होता है। तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो ये भी इसमें मिल गया। ठीक है, तो ये बन गया। तो इसको जब हम जोड़ देंगे तो इसको इस प्रकार से सप्तर से लिखेंगे। सप्तर जो रा है आधा, ये आधा जो रा है ये क्या हो जाएगा, ये आखिरी जो वर्ण खटकोण का सा है मूर्धा का, इसके ऊपर रेख के रूप में प्रदर्शित कर देंगे, रेख के रूप में। ठीक, और फिर क्या हो जाएगा, इस पर क्या हो जाएगा, जो छोटी माँ उसी प्रकार से लगा देंगे और लिख देंगे सप्तर। अब इसको जब उच्चरित करेंगे तो जो आपके कंठ से जब जो बीच में जो उच्चारण हो रहा है वो अर के रूप में हो रहा है। अगर आप बोलेंगे सप्तार से तो हो जाएगा सप्तार से। तो बीच में आप देख रहे हैं कि अर आ रहा है, तो यहाँ पर री का क्या हो गया है, आ और री का अर हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर सप्तर से हो जाएगा। तो यहाँ पर अर का उच्चारण हो गया। उसी प्रकार हम लिख देते हैं, मान लीजिए महाऋषि। ये महान इसका मतलब होता है श्रेष्ठ ऋषि जो होते हैं, महान बड़े ऋषि जो होते हैं। ठीक, मन दृष्टा जो मौन लेकर केवल तपस्या करना, बड़े बड़ा ज्ञान रखना, ये महान ऋषि होते हैं। तो ये क्या है, ये यहाँ पर दीर्घ आ की मात्रा लगी तो यहाँ हो जाएगा दीर्घ आ, और उसके बाद क्या हो जाएगा, री हो जाएगा। योग करेंगे और हो जाएगा। ठीक, अब इसको देखिए जब जोड़ देंगे, योग करेंगे, इसका योग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा महार्ष। क्या हो जाएगा, महार्ष हो जाएगा। क्योंकि उसके बाद जब इसको जोड़ेंगे तो ये मिल करके अर्थ हो गया। और जब इसको हम प्रदर्शित करेंगे तो खटकोण जो सा है, छोटी विशाल से प्रकार लिखेंगे तो और रा जो है ये क्या हो जाएगा, रा, ये रेप के रूप में प्रदर्शित हो जाएगा। क्योंकि रा आधा है, उसको रेप के रूप में हम प्रदर्शित कर देंगे। और हर क्या हा में क्या छिपा हुआ है, क्योंकि व्यंजन में आ छिपा रहता है। ठीक, अगर हम चेक भी कर लेते हैं तो ये क्या है, हा में व्यंजन छिपा है और यहाँ पर क्या है, आधा रा है। तो यहाँ आर हो रहा नहीं हो रहा है, इससे यहाँ से और यहाँ से आर हो रहा नहीं हो रहा, आर हो रहा है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया महार्ष। ये क्या हो गया, महार्ष। तो यहाँ पर उच्चरित कर, आप उच्चरित करके देख सकते हैं महार्ष। तो आपने देखा अर का उच्चारण कंठ से हो रहा है। तो ये तीन नियम गुण स्वर संधि के हो गए। ठीक, अब हम अध्ययन करेंगे वृत्ति स्वर संधि का। हम अध्ययन करेंगे वृत्ति स्वर संधि का। ठीक, तो तीसरा स्वर संधि क्या है, वृत्ति स्वर संधि। हम वृत्ति स्वर संधि के विषय में अध्ययन करेंगे। तीसरा वृद्धि स्वर संधि, तीसरा वृत्ति स्वर संधि। ठीक,
अब इसका जथा नाम है, कथा बोले इसमें क्या होता है, वृद्धि स्वर, इसमें स्वर का वृद्धि हो जाता है, बढ़ जाता है, यानी इसमें मात्रा जो का बढ़ जाता है। इसका प्रयोग हम देखते हैं पहले नियम में कि जब आ और दीर्घ आ के बाद ए आए तब क्या हो जाता है, वो क्या हो जाएगा, तब आ दीर्घ आ और ए आए मिलकर आए हो जाते हैं। ठीक, परिभाषा से आप लोग समझे कि जब हस्व आ और दीर्घ आ के बाद हस्व ए और दीर्घ ए यानी आए और आई की मात्रा आ जाए, स्वर आ जाए, दोनों मिलकर आए हो जाते हैं। यहाँ पर आ और ए ये क्या हो जाएगा, इक्वल आए हो जाएगा। दीर्घ आ दीर्घ आए ये क्या हो जाएगा, तब भी आए हो जाएगा। यानी प्रत्येक परिस्थिति में जब आ और ए आए तो वहां पर उसको जब योग करेंगे तो आए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम जैसे लिख लेते हैं एक उदाहरण में, एक धन एक। ठीक, नियमानुसार का में आ है और आय है, दोनों जोड़ा आय हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पर दो मात्रा है। जब इसको हम बीच में व्यंजन पर इसको प्रयुक्त करते हैं तो दो मात्रा दोनों प्रदर्शित कर देते हैं। तो दो मात्रा कैसे लगेगा, तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो एक हो जाएगा, एक अलग अलग। ठीक, अलग अलग, तो ये इस प्रकार से दो मात्रा हम प्रदर्शित कर देंगे। एक उदाहरण हम और देख लेते हैं पाठ्यपुस्तक से, तथा धन एक। यहाँ पर मात्रा व्यंजन पर है, आ की दीर्घ आ और इसके दूसरे पद में पहला पद ए है तो योग किया तो आय हो गया। दोनों को जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, अब दो मात्रा में प्रयोग होगा, तथय हो गया, क्योंकि आय हो है दो मात्रा, तो इसको व्यंजन प्रयोग करेंगे तो तथय दो मात्रा में प्रयुक्त हो जाएगा और इसमें इसमें मिल करके आय बन गया। और ये क्या हो जाएगा, ये बीच में मिल गया तो ये हट गया, दोनों मात्रा ये आय बन गया, तो दोनों आय को मात्रा में प्रदर्शित कर दिया तथय बन गया। तो जहाँ पर वृत्त हो जाता है बन करके इस नियम के अनुसार वहाँ पर वृत्त शोषण होता है। जब दोनों ऐसे वर्ण आते हैं और वर्ण जब उसमें मात्रा वृद्धि हो जाता है, यानी तो बड़े मात्रा के रूप में प्रयोग होने लगता है, बड़ा दीर्घ मात्राएं लगते हैं, तो वहां पर वृत्त शोषण हो जाता है। इसका एक दूसरा नियम भी है। दूसरा नियम है इसका कि जब दूसरे नियम में जब आ के बाद ओ है और आए तब दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, और हो जाते हैं, और हो जाते हैं, दोनों मिलकर और हो जाते हैं। यानी कि ये क्या हो जाते हैं, और जैसे कि हमने मान लिया यहाँ पर पहला वर्ण में पहला वर्ण आखिरी वर्ण आ गया, उसके बाद वो आता है तो आ उ ओ
ओ मिलकर के औ हो जाएगा। यह पहला वर्ण दीर्घ आ है, दूसरा वर्ण ओ है, तब क्या हो जाएगा, तब भी ओ औ हो जाएगा। यह पहला वर्ण दीर्घ हस्व आ है और दूसरा पद औ है, दीर्घ इसे कहते हैं संयुक्त औ, दो की मात्रा तब भी औ होगा। ठीक, या फिर पहला पद दीर्घ है, दीर्घ स्वर है आ है और दूसरा औ है, तभी इसका योग क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। यानी कि प्रत्येक परिस्थिति में अगर ऐसे वर्ण आपके परिस्थिति में आते हैं, देखते हैं, तो इन पदों को, जो हम वर्णों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आ और ओ का औ हो जाएगा। तो दो मात्राओं की मात्रा की थोड़ी लेंगे। एक उदाहरण यहाँ पर देख लेते हैं कि दंत धन ओष्ठ, देखा आपने, ताल में क्या है, हस्त आ है और दूसरे पद का पहला वर्ण क्या है, ओ है। पहला वर्ण ओ है, दोनों को जोड़ा नियम के अनुसार तो औ हो गया, नियम में ध्यान दिया जा रहा है। अब इसको जब हम ये आ इसमें मिल गया और ये इसमें मिल गया तो यहाँ औ के रूप में हो, जब इसको हम व्यंजन के रूप में जब मिलाएंगे तो ये गायब हो जाएगा। और जब ये औ की मात्रा को कैसे लिखेंगे तो ये इसे हो जाएगा व्यंजन पर दंतौष्ठ, दंतौष्ठ हो गया। ठीक, दंत और ओष्ठ। दूसरा एक उदाहरण और देख लेते हैं, महा धन औसत, औसत, तो यहाँ पर क्या है, आ की मात्रा लगा हुआ तो यहाँ पर दीर्घ आ हो गया और दूसरे पद का पहला वर्ण औ है, दोनों का योग है औ, दोनों का योग भी औ भी होता है, तो ये क्या बन जाएगा, महोत्सव, महोत्सव। तो इस प्रकार से जब आपके समझ ऐसे दो पद आते हैं और ऐसे वर्ण आपको दिखाई पड़ते हैं, दोनों को जब जोड़ेंगे तो औ हो जाएगा। और ऐसे ही वर्णों को हम जोड़ करके दो शब्दों को एक साथ बना लेते हैं, इसी प्रक्रिया को हम संधि कहते हैं। तो ये भी श्वसन और घोष श्वसन के विषय में आपको पढ़ाया गया। और कल के वीडियो में हम आपको यण श्वसन और अया श्वसन के विषय बताएंगे, इसके विषय में अध्ययन कराएंगे। तब तक आप वीडियो को अध्ययन करने के बाद, देखने के बाद, दृष्टिगत करने के बाद आप लोग अभ्यास करिए अपने उत्तर पुस्तिका पर और इसके विषय में जानकारी प्राप्त करिए। अधिक से अधिक गहन अध्ययन करिए और इसके विषय में और भी जानकारियाँ प्राप्त करते रहिए। जो भी समस्या हो आप इसको मोबाइल पर या मैसेज करके या व्हाट्सएप पर किसी भी तरीके से आप हमें सूचना दे सकते हैं। अपनी समस्या को बता करके हम उसका निदान करेंगे। थैंक यू।